स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल RBS कैंपस पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग शुरुआत से का मतलब ये होता है कि हम लोग वास्तव में हिंदी की पृष्ठभूमि समझेंगे कि हिंदी के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। अगर हिंदी की सही प्रिपरेशन हम लोग करना चाहते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, और वास्तव में हिंदी को यदि समग्रता के साथ समझना है तो हमें उनके किन किन पहलुओं को विशेष रूप से ध्यान देना होता है। आप वनडे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे फिर लेखपाल की वैकेंसी क्यों ना हो, या फिर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, ऑल वनडे कोई सा भी एग्ज़ाम आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी विषय वस्तु है तो ध्यान रखिए उसमें हिंदी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, यह जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। आज हम लोग हिंदी के पृष्ठभूमि ही समझेंगे कि हमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना होता है और कैसे कैसे पढ़ना होता है, हम कम समय में एक बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। आइए उन चीज़ों को पहले समझते हैं, फिर हम लोग टॉपिक की भी शुरुआत करेंगे। देखिए, हिंदी विषय में ध्यान रखें कि हिंदी में समझने के लिए इसको हमें कई हिस्सों में बांट करके पढ़ना चाहिए। देखिए, जैसे हिंदी की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? व्याकरण से होती है। किससे होती है भैया? व्याकरण से होती है। ये जो व्याकरण है, इस व्याकरण के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ते हैं वो पहला ही टॉपिक अपना होता है वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार। इसी का जो दूसरा विषय वस्तु बनता है उसे हम कहते हैं शब्द विचार। क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। और इसी का जो तीसरा विषय वस्तु है, यानी तीसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वाक्य विचार। क्या पढ़ते हैं? वाक्य विचार पढ़ते हैं। इसी का जो दूसरा भाग होता है उसमें हम लोग हिंदी के अंतर्गत हिंदी काव्यशास्त्र को पढ़ते हैं। हिंदी काव्यशास्त्र, ये जो काव्यशास्त्र है इस काव्यशास्त्र के अंतर्गत हम लोग रस पढ़ते हैं, अलंकार पढ़ते हैं, और अलंकार के साथ साथ ही हम लोग यहीं पर छंद का भी अध्ययन करते हैं। ये तीन जो टॉपिक है वो किसका है? ये काव्यशास्त्र का है। यहीं यदि इसके अगले क्रम की हम लोग बात करें तो अगले क्रम में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो इसके अगले क्रम के अंतर्गत हम लोग भाषा विज्ञान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भाषा विज्ञान पढ़ते हैं। भाषा विज्ञान, ये जो भाषा विज्ञान है इस भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम लोग भाषा के विषय में पढ़ते हैं। भाषा के साथ साथ यही हम लोग बोली के विषय में पढ़ते हैं। बोली के साथ साथ यही हम लोग राजभाषा के विषय में पढ़ते हैं। राजभाषा के साथ साथ हम लोग यहीं पर राष्ट्रभाषा के विषय में भी पढ़ते हैं। किसके विषय में? राष्ट्रभाषा के विषय में पढ़ते हैं। अब राष्ट्रभाषा के विषय में हम लोग क्या पढ़ते हैं? देखिए, जो राष्ट्रभाषा है हमारी, उस राष्ट्रभाषा के लिए अर्थात किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब दिया जा सकता है, उसमें कौन कौन सी खूबियां होनी जरूरी है, उस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग कहाँ करते हैं? राष्ट्रभाषा के अंतर्गत करते हैं। यहीं पर हम लोग जो पढ़ते हैं वो अगला विषय वस्तु हमारा बन जाता है लिपि का। क्या बनता है? लिपि बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं भाषा विज्ञान के अंतर्गत। इसी का जो अगला भाग होता है उसे हम कहते हैं साहित्य। क्या भैया? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से 4 कालखंडों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला कालखंड जो होता है उसे हम कहते हैं आदिकाल। क्या कहते हैं? आदिकाल कहते हैं। इसी का जो दूसरा काल है उसी को हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्य काल कहते हैं।
और इसी में जो अगला है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। और इसी में जो अगला आता है उसे हम कह देते हैं आधुनिक काल। क्या कहते हैं, आधुनिक काल। अब ध्यान रहे, जिसे आप पूर्व मध्यकाल कह रहे हैं इसी को हम लोग भक्ति काल के नाम से जानते हैं। किस काल के नाम से, भक्ति काल के नाम से जानते हैं। और जिसे हम लोग उत्तर मध्यकाल कह रहे हैं इसी को हम लोग रीतिकाल के नाम से जानते हैं। किस काल के नाम से, रीतिकाल के नाम से जानते हैं। तो हम पूरे के पूरे हिंदी साहित्य को इन 4 कालखंडों में वर्गीकृत करके विस्तार रूप से चीजों को समझते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर एक तैयारी का अपना एक लेवल होता है। उस लेवल के अंतर्गत हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमें किन चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों को छोड़ देना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं होते हैं। वही कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं किंतु जल्दी से सफल हो जाते हैं। बस दोनों में फर्क इतना होता है, जो जल्दी सफल हो रहा है और कम पढ़ रहा है वो ये जान रहा है हमें क्या पढ़ना है और हमें क्या नहीं पढ़ना है। जो ज़्यादा पढ़ रहा है किंतु सफल नहीं हो रहा है उसको बस इसी का ज्ञान नहीं है कि हमें क्या पढ़ लेना है और क्या हमें छोड़ देना है। तो हमारा जो पाठ्यक्रम होता है वो हमें ये बताता है कि हमें इन चीज़ों में किनको पढ़ना है और किनको नहीं पढ़ना है। तो ये हमारे हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम हो गया। अब हम लोग इसमें शुरुआत जो करने वाले हैं वो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे किसकी, व्याकरण की शुरुआत करेंगे। ठीक है, शुरुआत किससे करेंगे, व्याकरण की। यहां तक की बातें समझ में आ गई। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि ये सारी चीजें आपके पास में एक नोट्स के माध्यम से पड़ी रहे। ठीक है, हालांकि मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे इन सारी चीज़ों को डाला जाएगा। आप RBS कैंपस का जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल से भी आप लोग जुड़ें जिससे कि इन सारी चीज़ों की आप अच्छे से एक PDF के रूप में इन सारी चीज़ों को पा सकें। देखिए, यहाँ से चीज़ों को समझिए और जो टेलीग्राम पे जो चैनल पे ये जो चीज़ें पढ़ेंगी, जो मैंने पढ़ाया रखा है इन चीज़ों को, वहाँ से आप उसको PDF फॉर्मेट में प्राप्त भी कर सकते हैं और अपने नोट्स को अलग से बना भी सकते हैं। चलिए, अब हम लोग शुरुआत किसकी करते भैया, अब हम लोग शुरुआत करेंगे व्याकरण की। देखिए, अगर व्याकरण की हम बात करें तो सबसे पहले तो इस व्याकरण शब्द के ही विषय में अच्छे से समझा जाना चाहिए। अगर मैं व्याकरण शब्द की बात करूं तो आपको खूब अच्छे से पता है कि ये जो व्याकरण शब्द है इसका शब्द विन्यास क्या होगा या शब्द विच्छेद क्या होगा, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। देखिए, 3 अलग चीजें हैं। एक तो होता है शब्द विच्छेद और एक होता है संधि विच्छेद। क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। और एक क्या होता है, एक होता है वर्ण विच्छेद। क्या होता है, वर्ण विच्छेद। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। हम सामान्य वे में ये समझ लेते हैं कि तीनों चीजें एक हैं, एक नहीं है, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। ध्यान रहे, किसी भी शब्द से उसमें जुड़े हुए जितने विभाग हैं उनको अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कह देते हैं, शब्द विच्छेद कह देते हैं। शब्द विच्छेद का मतलब यदि किसी भी मूल शब्द में कोई उपसर्ग लगा है या कोई प्रत्यय लगा है जो उसे अलग अलग किया जा रहा है, इस प्रक्रिया को ही हम क्या कह देते हैं, शब्द विच्छेद। यानी अगर व्याकरण का मैं शब्द विच्छेद करने के लिए आपसे कहूं तो व्याकरण का शब्द विच्छेद होता है वी प्लस आ प्लस करण। ध्यान से समझिएगा, इसमें वी और आ ये क्या है, ये दोनों इसमें उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। और इसमें करण क्या है, तो करण मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द है। अगर इसी के संधि विच्छेद की बात आ जाए तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होता है वी प्लस आकरण। वी प्लस आकरण, इसका क्या हो गया, ये हो गया आपका संधि विच्छेद। लेकिन अगर यहीं पर इसके वर्ण विच्छेद की बात आए तो वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, तो वर्ण विच्छेद करेंगे, ध्यान से देखिएगा।
वा, धन, या, धन, आ, धन, क, धन, आ, धन, रा, धन, आ, धन, रा, धन, आ। ये जो किया गया है ये क्या है? ये इसका वर्ण विच्छेद है। यहां नहीं ठीक ठीक। ये देखिए ये क्या है? ये आपका क्या हो गया? वर्ण विच्छेद हो गया। वर्ण विच्छेद की स्थिति में ध्यान दीजिए, ये जो वावर्ण आप देख रहे हैं आप इसे स्वतंत्र रूप में ऐसे भी लिखेंगे, गलत नहीं है। और यदि आप चाहें तो इसे पूर्ण अवस्था में लिख करके इसके नीचे हल चिन्ह भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों स्थितियां उसकी सही मानी जाएंगी। आप चाहो तो आप इसे पूरी अवस्था में लिख करके इसके नीचे हल चिन्ह लगा लीजिए, या आप उसे आधे रूप में, यानी देखिए किसी भी जो खड़ी पाई वाले वर्ण हैं जिसे हम अंतरिखीय वर्ण कहते हैं, उनको जब भी हमें स्वर रहित करना होता है यानी कि उन्हें आधा करना होता है, तो उनके हम क्या करते हैं, उनका जो विराम चिन्ह होता है, यानी जिन्हें हम पूर्ण विराम कह रहे हैं, पूर्ण विराम कहिए या उसे खड़ी पाई कह दीजिए, उसी खड़ी पाई को जैसे ही आप हटा देते हो तुरंत वह वर्ण क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तव में ये जो व्याकरण शब्द है, इस व्याकरण शब्द का पूछ लिया जाए इसमें संधि कौन सी बनती है, तो ध्यान रहे अगर इसमें संधि पूछ ली जाए आपसे तो इसमें संधि क्या होगी भैया? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्या हो जाएगी? यण स्वर संधि हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। यहीं आपसे पूछ लिया जाए, इस व्याकरण से जुड़ी हुई और भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आइए आगे समझते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि व्याकरण के अंग, क्या पूछा जाए? व्याकरण के अंग पूछ लिए जाए आपसे कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं, तो ध्यान रहे व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो व्याकरण के जो 3 अंग बताए गए हैं वो क्या क्या बताया गया है? तो उसमें एक तो आता है वर्ण। क्या आता है? वर्ण आता है। दूसरा क्या आता है? तो दूसरा होता है शब्द। और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है वाक्य। अब यहां से भी यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि व्याकरण का सबसे छोटा अंग क्या होगा, तो ध्यान रहे जो वर्ण होता है या व्याकरण का सबसे छोटा अंग है, सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा अंग। और ये क्या है? ये आपके व्याकरण का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। सबसे बड़ा अंग माना जाता है। ठीक है, ये क्या है? व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है। यही बात अगर हम इसके विषय में करें कि वास्तव में व्याकरण कहते किसे हैं, यानी व्याकरण के परिभाषा की बात करें, किसकी बात करें? व्याकरण के परिभाषा की बात करें, भाई व्याकरण कहते किसे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। भाषा के नियमों के संग्रह को, भाषा के नियमों के संग्रह को हम व्याकरण कहते हैं। किसे कहते हैं? भाषा के नियमों के संग्रह को, भाषा के नियमों के संग्रह को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो मैंने आपसे क्या बताया कि भाषा के जो नियमों का एक संग्रह होता है, उसी संग्रह को हम क्या कह देते हैं? तो उसी संग्रह को हम व्याकरण कह देते हैं। ध्यान रहे, वो किसी भी भाषा से संबंधित हो। ध्यान रहे, अगर आप
अंग्रेजी भाषा को सीख रहे हैं, तो अंग्रेजी भाषा के जो नियम होंगे, जो सिद्धांत, कायदे, कानून होंगे, जाहिर सी बात है वो कहाँ होंगे, वो अंग्रेजी के व्याकरण में होंगे, यानी अंग्रेजी के ग्रामर में होंगे। लेकिन अगर आप संस्कृत भाषा को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो संस्कृत भाषा को सीखने के लिए आपको संस्कृत के व्याकरण को सीखना पड़ेगा, और संस्कृत के व्याकरण के जो नियम, सिद्धांत, कायदे, कानून होंगे वो जाहिर सी बात है संस्कृत के व्याकरण में आपको मिलेंगे। ठीक वही मामला हिंदी के लिए भी होता है। यदि हिंदी को समग्रता के साथ आप सीखना चाहते हैं, आप उसका उचित रूप में अपनी भाषा में प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हिंदी के व्याकरण को विधिवत ढंग से समझना पड़ेगा, और हिंदी के व्याकरण के जो नियम और संग्रह होंगे, जाहिर सी बात वो आपको व्याकरण की किताब के अंतर्गत मिलेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि भाषा के नियमों के संग्रह को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए आगे समझते इसमें चीज है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी के प्रथम वैयाकरण कौन है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि हिंदी के प्रथम वैयाकरण कौन है, हिंदी के प्रथम वैयाकरण, वैयाकरण, देखिए जो वैयाकरण शब्द दिया गया ना, पेपर में यही पूछा जा चुका है, और पूछा कहां है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द में पूछा है कि वैयाकरण का क्या अर्थ होता है। तो ध्यान रहे, व्याकरण के जानकार को हम लोग वैयाकरण कहते हैं। किसे कहते हैं, व्याकरण के जानकार को, व्याकरण के जानकार को हम क्या कहते हैं, वैयाकरण कहते हैं। और हिंदी का जो पहला वैयाकरण है उस व्यक्ति का नाम है जोहान जोशुआ केटलर। नाम क्या है उसका, जोहान जोशुआ केटलर। जोहान जोशुआ केटलर, जोहान जोशुआ केटलर है। अब ये जो जोहान जोशुआ केटलर है, इसका जो व्याकरण ग्रंथ है, उस व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है, तो उस व्याकरण ग्रंथ का नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर। क्या नाम था, हिंदुस्तानी ग्रामर। और इस हिंदुस्तानी ग्रामर का जो लेखन कार्य हुआ वह हुआ था सन 1715 ईस्वी में। कब, 1715 ईस्वी। आपको खूब अच्छे से पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो हम उसके आविष्कार में सोचते भी नहीं। अब ये जो जोहान जोशुआ केटलर है, ये वास्तव में एक अंग्रेज विद्वान है। अब इस अंग्रेज विद्वान को इस हिंदुस्तानी ग्रामर नामक व्याकरण ग्रंथ को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ध्यान से समझिएगा। वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो भारत में हुई थी वो लगभग 1600 में हुई थी। जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई तो उसमें जो उच्चाधिकारी थे वो कौन थे, वो सभी अंग्रेज थे। और उसमें निम्न कर्मचारी के रूप में कौन थे, काम करने वालों में से कौन थे, सब भारतीय थे। अब भारतीयों को हिंदी तो आती थी लेकिन अंग्रेजी नहीं, और वहीं पर जो अंग्रेज थे उनको अंग्रेजी आती थी किंतु हिंदी नहीं। और आपको खूब अच्छे से पता है विचारों के आदान प्रदान के लिए दोनों ही व्यक्तियों को एक ही भाषा की जानकारी होनी जरूरी है। अब अंग्रेज किसी बात को कहे, भारतीय समझ ही ना पाए, इसलिए काम करने में बड़ी असुविधा होती थी। इसलिए जोहान जोशुआ केटलर महोदय ने अपने अंग्रेज भाइयों के लिए, जिससे कि वो हिंदी समझ सकें और काम को अच्छे से करवा सकें, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानी ग्रामर नामक इस व्याकरण ग्रंथ को लिखा। कब लिखा, 1715 ईस्वी में लिखा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। आगे के क्रम में यदि चलें, आपसे पूछा जाए कि हिंदी के पाणिनि कौन है, क्या पूछा जाए, हिंदी व्याकरण के पाणिनि।
देखिए, पाणिनि एक उपाधि है। क्या है? उपाधि। तो हिंदी व्याकरण के जो पाणिनि है उनका नाम है कामता प्रसाद गुरु। नाम क्या है? कामता प्रसाद गुरु। और इनकी किताब का नाम क्या है? तो इनकी किताब का नाम है हिंदी व्याकरण। क्या है? हिंदी व्याकरण। ध्यान रहे, हिंदी से जुड़े हुए व्याकरण से किसी भी मुद्दे में अगर कोई समस्या आती, किसी भी मुद्दे का बन जाए, कोई भी व्याकरण का कोई भी टॉपिक हो, अगर विवादास्पद मुद्दा बना तो उसके यदि तथ्यों की बात की जाए कि किसका तथ्य सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाएगा, तो ध्यान रहे जो कामता प्रसाद गुरु की किताब हिंदी व्याकरण है, इसके तथ्य सबसे ज्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं। जिस तरीके से साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना हिंदी साहित्य के इतिहास को दिया जाता है, ठीक वही स्थान हिंदी व्याकरण को भी कामता प्रसाद गुरु की किताब को दिया जाता है। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ गई। एक बार हम इन चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं कि आज हमने किन किन चीजों को पढ़ा। शुरुआत हमने कहां से की? हमने शुरुआत में आपको बताया कि वास्तव में हिंदी का सिलेबस क्या होता है, हिंदी में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती है। मैंने आपसे बताया कि हिंदी में सबसे पहले हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, फिर उसके बाद काव्यशास्त्र पढ़ते हैं, काव्यशास्त्र के बाद भाषा विज्ञान पढ़ते हैं और भाषा विज्ञान के बाद हिंदी साहित्य पढ़ते हैं। ठीक है, इसके दूसरे क्रम में मैंने आपको बताया कि आपको जो व्याकरण शब्द है उससे जुड़ी हुई क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। ध्यान समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि व्याकरण शब्द का शब्द विच्छेद क्या होगा, तो बी प्लस आ प्लस करण होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि व्याकरण शब्द में उपसर्ग कितने हैं, तो इसमें 2 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं? 2 उपसर्ग हैं। उपसर्गों की संख्या कितनी भैया? इसमें 2 है। 2 में कौन कौन है? तो एक वी है और एक आ है। इसमें मूल शब्द क्या है? इसमें मूल शब्द करण है। यदि आपसे व्याकरण शब्द का क्या पूछ लिया जाए? संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद होगा बी प्लस आकरण हो जाएगा। वहीं आपसे पूछा जाए कि व्याकरण शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो वा धन या धन आ धन का धन आ धन रा धन आ धन ड़ा धन आ हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम समझें कि व्याकरण शब्द में वास्तव में संधि कौन सी है, तो उसमें यण स्वर संधि है। कौन संधि है? यण स्वर संधि है। क्योंकि आपको पता है या वा रा के पूर्व यदि आधा वर्ण आता है और या स्थिति किसी भी शब्द के मध्य में उत्पन्न हो रही है, तो वहां पर हमेशा ही यण संधि होती है। वहीं अगले क्रम में जो हम लोगों ने समझा वो क्या समझा? अगले क्रम में हमने आपको बताया कि वास्तव में व्याकरण के अंग कितने हैं, तो व्याकरण के अंग कितने होते हैं? 3, जिसमें पहला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे को कहते हैं शब्द। और तीसरे को क्या कहते हैं? वाक्य। व्याकरण का सबसे छोटा अंग जो होता है वह वर्ण होता है और व्याकरण का जो सबसे बड़ा अंग होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि व्याकरण कहते किसे हैं, तो भाषा के नियमों के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ध्यान रहे, इसी में मैंने आपको बताया कि हिंदी के प्रथम वैयाकरण कौन है, तो हिंदी के प्रथम वैयाकरण का नाम है जोहान जोशुआ केटलर, जो कि एक अंग्रेज विद्वान था। उसकी किताब का नाम क्या है? मतलब ध्यान रहे, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो उस किताब का नाम है हिंदुस्तानी ग्रामर। ये हिंदुस्तानी ग्रामर लिखा कब गया? 1715 ईस्वी में लिखा गया। और आपसे पूछा जाए हिंदी व्याकरण के पाणिनि कौन माने जाते हैं, तो हिंदी व्याकरण के पाणिनि जो माने जाते हैं वो कामता प्रसाद गुरु माने जाते हैं। अब इसके आगे जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक बन जाता है? ध्यान रहे, अब हम लोग शुरुआत करेंगे इसके पहले बिंदु का। ठीक है, इसका पहला बिंदु जो बन जाता है वो क्या बनेगा? वर्ण विचार। क्या बनेगा भैया? वर्ण विचार। क्या बनेगा? वर्ण विचार। अब इस वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जो शुभारंभ करेंगे वो शुभारंभ किसका करेंगे? तो शुभारंभ करेंगे वर्णमाला का। किसका? वर्णमाला का। अब ये जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे कि भाई वर्णमाला किसे कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रहे
कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। देखो, केवल वर्णों के समूह को वर्णमाला तो नहीं कह सकते हैं, जब वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो आप इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब वर्णमाला के बाद भी नंबर किसका आता है, मैंने बताया ना, वर्णमाला वर्णों की माला, वर्णों का व्यवस्थित समूह। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे आगे वो पढ़ेंगे वर्ण के विषय में। किसके विषय में पढ़ेंगे, वर्ण के विषय में पढ़ेंगे। अगर वर्ण के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात की जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, यानी वर्ण के परिभाषा की बात आए, तो ध्यान से समझिएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए भैया, आपको पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया, वर्ण माना गया। लेकिन वहीं पर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछे तो क्या होता है, ध्वनि होता है। और उसी ध्वनियों का जो लिखित समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो यानी इसकी परिभाषा जो बनेगी वो क्या बनेगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने कहा आ मैंने बोला, आ जो मैंने बोला है ध्वनि के रूप में, वो क्या है, वो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। और अगर मैं उसी आ को लिपिबद्ध कर दूं, यानी कि मैं लिख दूं, तो ये क्या है, तो यही भैया वर्ण है। क्या है, वर्ण है। ठीक है। अब इसके अगले क्रम में यदि हम बात करें, बात किसकी करनी है, वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उन वर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक है। तो ध्यान दें, इसमें अलग अलग तथ्य आते हैं। वर्णों की संख्या, ध्यान रहे, जब वर्णों की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो वर्णों की जो संख्या होती है वो 44 होती है, वो 49 भी होती है, वो 52 भी होती है और वो 56 भी होती है। सब अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग आंकड़े हैं। लेकिन वहीं पर ध्यान रहे, अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्णों के भेद पूछे या फिर प्रकार पूछे, क्या पूछे, प्रकार पूछे, तो आपको कितने बताने हैं, 2 बताने हैं। 2 में भी ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है स्वर और एक क्या होता है, व्यंजन होता है। क्या होता है, व्यंजन होता है। अब ये जो स्वर की बात करें तो स्वर की संख्या भी अलग अलग होती है। स्वरों की संख्या 3 भी होती है, स्वरों की संख्या 4 भी होती है, स्वरों की संख्या 7 भी होती है, स्वरों की संख्या 10 भी होती है, स्वरों की संख्या 11 भी होती है और स्वरों की संख्या 13 भी होती है।
सबके आधार अलग अलग है। वहीं पर व्यंजन की अगर हम बात करें तो व्यंजन की जो संख्या होती है वो उनकी संख्या 33 भी होती है और 36 भी होती है। अब आने वाली जो मेरी अगली क्लास होगी उस क्लास के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि वास्तव में वर्णों की संख्या कब 44 होती है, कब 49 होती है, कब 52 होती है और कब 56 होती है। जो वर्णों के दो प्रकार हैं जिसमें एक स्वर होता है दूसरा व्यंजन होता है, उसमें स्वरों के जो मैंने संख्या आपको बताई 3, 4, 7, 10, 11, 13 कब होती है, उसके क्या आधार है, ठीक है। वही व्यंजन की जो संख्या है 33 और 36 वो उसके क्या आधार है, उन सारे के सारे आधारों की चर्चा आने वाली अगली क्लास में करेंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करते हुए जा रहे हैं कि कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट करने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके अगली श्रृंखला में हम लोग अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।